दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एवं क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, सारे प्रश्न हमारी 16 जून 2024 को जो परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। 2023 से लेकर 2011 तक के जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न हम लोग पूछे गए हैं परीक्षाओं में, सारे प्रश्नों को हम लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2019 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। 2019 में हमारे एक प्रश्न बाकी थे, फिर आगे के प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले 2019 के प्रश्न को कवर करते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिए, 2019 में जो हमारा लास्ट प्रश्न पूछा गया उसको हम देखेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न है उसकी वीडियोज़ दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी हैं, ठीक है। देखिएगा, 2019 में जो 10वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वह कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। क्या है देखेंगे, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या है, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं दोस्तों। व्याख्या हमारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों की व्याख्या को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या क्या दिया गया है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे दोस्तों हम लोग ईपीआर भी कहते हैं, आरंभ किया गया था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों वस्तुतः इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं पर डाले जाना वाला क्या है, पर्यावरणीय दायित्व है, जिसके तहत इन्हें क्या है, ई अपशिष्ट के संग्रहण, प्रबंधन एवं निपटान हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। वर्तमान में देश में ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 प्रभावी है, जो अक्टूबर 2016 से अस्तित्व में आया, ठीक है। 22 मार्च 2018 को दोस्तों अधिसूचना GSR 261 ई के तहत ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित किया गया, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखेंगे कि ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दोस्तों विस्तारित उत्पादक दायित्व, जिसे हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ईपीआर आरंभ किया गया था, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों वस्तुतः याद रखें कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं पर डाले जाना वाला क्या है, पर्यावरणीय दायित्व है, जिसके तहत दोस्तों उन्हें ई अपशिष्ट के संग्रहण, प्रबंधन एवं निपटान हेतु क्या है, उत्तरदायी बनाया गया है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। वर्तमान में याद रखें दोस्तों, देश में ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 प्रभावी है, जो अक्टूबर 2016 से अस्तित्व में आया है, ठीक है। 22 मार्च 2018 को अधिसूचना GSR 261 ई के तहत ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें। प्रश्न एक बार और हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। दोस्तों हमारा क्या यहाँ पे
विस्तारित उत्पादक दायित्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, ईपीआर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 2018 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए 2018 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है दोस्तों नदी की लवणता में कमी, फिर दोस्तों दे रहा है कि भौम जल का प्रदूषण, फिर दे दोस्तों हमारा भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, क्या है हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकेंड और थर्ड हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि नदी की लवणता में कमी, जो कि दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा कह रहा है भौम जल का प्रदूषण, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। और तीसरा कह रहा है भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर चुने, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकेंड और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और पढ़ लेंगे प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों भौम जल का प्रदूषण और भौम जल स्तर का नीचे चला जाना। सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। जबकि पहला पॉइंट इस संदर्भ में हमारा गलत दिया गया है, जो दिया गया है कि नदी की लवणता में कमी, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्याख्या दोस्तों हमारा सभी प्रश्नों के जो दिए गए हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए देखें व्याख्या जो कह रहा है दोस्तों, यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्याख्या हमारा कह रहा है कि नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन से क्या होता है दोस्तों, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, भू कटाव तथा भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं से एक और जहां दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर नदी की जैव विविधता भी नष्ट होती है। इससे नदी की लवणता में कमी आए ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, अतः विकल्प भी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। ठीक है, व्याख्या फिर से पढ़ेंगे कि नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन से दोस्तों क्या होता है, भौम जल का प्रदूषण। ठीक है, भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, भू कटाव तथा भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं से एक और जहां दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती, वहीं दूसरी ओर नदी की जैव विविधता भी, बायोडाइवर्सिटी भी दोस्तों नष्ट होती है। ठीक है, इससे नदी की लवणता में कमी आए ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते, अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। यहां देखिएगा क्या कह रहा है, देखें ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि दोस्तों कार्बन फर्टिलाइजेशन को क्या दोस्तों सर्वोत्तम वर्णित करता है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट देके उनकी व्याख्या पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि दोस्तों कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। पढ़ेंगे क्या दिया गया है, देखें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई क्या है, पादप वृद्धि। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या भी साथ ही साथ में दोस्तों हम देखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को
वायुमंडल में जाने से रोककर धरती के अंदर पहुंचाने की इस विधि को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के साथ ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होगी। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि CO2 को वायुमंडल में जाने से रोककर धरती के अंदर पहुंचाने की इस विधि को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के साथ ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती, जो पौधों की वृद्धि में दोस्तों याद रखें क्या होती है, हमारी सहायक होगी। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल, विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे एक बार और प्रश्न पढ़ लेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा क्या है कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे ऑप्शन ए। पढ़िएगा क्या दिया गया है, कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण क्या है, बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे 2018 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखें। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप, ठीक है, यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि छठा व्यापक विलोप / छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है। तो इसकी सही जो आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है, मार्क करेंगे, यहाँ देखिएगा क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। इसका जो सही आंसर मार्क करेंगे वह मार्क करेंगे ऑप्शन डी। और ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, ऑप्शन डी कह रहा है कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सम विभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ठीक है, फिर से देखिएगा, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सम विभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन या दुरुपयोग, ठीक है, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ठीक है, प्रश्न एक बार और हम पढ़ लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है। ठीक है, फिर देखेंगे, छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है। तो सही आंसर इसका मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यहाँ दिया गया है। देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन या दुरुपयोग, ठीक है, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन डी हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देख लेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान, चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक इसकी जो व्याख्या दिया गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है दोस्तों कि पृथ्वी पर छठा व्यापक विलोप यानी कि सिक्स एक्सटेंशन जैव विविधता के विनाश के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, 6 मास एक्सटेंशन की बात यहाँ की जा रही है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी पर छठा व्यापक विलोप यानी कि 6 मास एक्सटेंशन यानी कि 6 एक्सटेंशन जैव विविधता के विनाश के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि माना जा रहा है कि जैव विविधता के इस विनाश की प्रवृत्ति से 30% से अधिक दोस्तों कशेरुकी जंतु यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले मछली, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। ठीक है, इस प्रवृत्ति के मुख्य कारणों में दोस्तों मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों एवं पारितंत्रों का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन शामिल है। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखें कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी पर छठा व्यापक विलोप यानी कि 6 मास एक्सटेंशन या 6 एक्सटेंशन जैव विविधता के विनाश के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखें
कि माना जा रहा है कि जैव विविधता के इस विनाश की प्रवृत्ति से 30% से अधिक कशेरुकी जंतु यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले मछली, पक्षी, उभयचर सरीसृप और स्तनधारियों की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। और इस प्रवृत्ति के मुख्य कारणों में मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों एवं पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। 2018 में जो हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे केवल एक, यानी कि अरल सागर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। तो सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा अरल सागर। क्या है, अरल सागर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। काला सागर और बैकाल झील गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन ए अरल सागर। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल एक। ठीक है, देखें, कह रहा है कि मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर दोस्तों तेजी से सूखता जा रहा। एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत या वर्तमान में अपने मूल क्षेत्रफल का लगभग 10% ही शेष रह गया है। फिर देखिएगा कि मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर दोस्तों तेजी से हमारा सूखता जा रहा। एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत या वर्तमान में अपने मूल क्षेत्रफल का लगभग 10% ही शेष रह गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे अरल सागर। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हम चुनेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ठीक है, व्याख्या इसकी कह रहा है कि मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा। एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत या वर्तमान में अपने मूल क्षेत्रफल का लगभग 10% ही शेष रह गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा चल रहा था दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और दोस्तों हम टॉपिक देख रहे थे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एवं क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए 2017 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन सा या कौन से हमारे लाभ हैं। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण या बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन सा या कौन से हमारे लाभ हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। क्या है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कैडमियम और लेड जैसी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण या बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन कौन से लाभ हैं। तो पहला पॉइंट जो इस संदर्भ में दिया गया है दोस्तों, क्या कि यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। यह हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर से पढ़ेंगे कि यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि कैडमियम और लेड जैसी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है, यह पॉइंट हमारा गलत है। और तीसरा पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। यह भी पॉइंट
हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे क्या है दोस्तों, जैव उपचारण यानी कि बायो रेमिडिएशन से संदर्भित सही दिए गए हैं। बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखें, कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक यहां देखेंगे कि बायो रेमिडिएशन एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है दोस्तों, जिसमें प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर देखिए, बायो रेमिडिएशन एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है जिसमें प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है, प्रदूषकों को कम विषैले या गैर विषैले पदार्थों में बदलने के लिए। फिर देखिए, बायो रेमिडिएशन एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है जिसमें प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। और फिर कह रहा है कि प्रदूषकों को कम विषैले या गैर विषैले पदार्थों में बदलने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। ठीक है, व्याख्या सारे प्रश्नों की इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों, कह रहा है प्रदूषकों को कम विषैले या गैर विषैले पदार्थों में बदलने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्मजीवों की क्षमता आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। हाल ही में दोस्तों कैडमियम व लेड जैसी भारी धातुओं को बायो रेमिडिएशन द्वारा अपघटित कर सकने वाले सूक्ष्मजीवों की खोज हुई है, परंतु अभी तक सभी भारी धातुओं का सहज एवं पूर्णतः बायो रेमिडिएशन संभव नहीं हो सका, अतः उत्तर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा है कि बायो रेमिडिएशन दोस्तों एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है जिसमें प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रदूषकों को कम विषैले या गैर विषैले पदार्थों में बदलने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्मजीवों की क्षमता आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बढ़ाई जा सकती। हाल ही में दोस्तों कैडमियम व लेड जैसी भारी धातुओं को बायो रेमिडिएशन द्वारा अपघटित कर सकने वाले सूक्ष्मजीवों की खोज हुई है, परंतु अभी तक भारी धातुओं का सहज एवं पूर्णतः बायो रेमिडिएशन संभव नहीं हो सका है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए 2017 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। टॉपिक चल रहा था दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, देखें, कह रहा है कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि दोस्तों क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है, किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है हमारा कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो याद रखें, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। फिर पढ़िएगा कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो याद रखें दोस्तों, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हम लोगों ने राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इसकी पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए व्याख्या देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में जो दिया गया है। जल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधे तौर पर संबंधित है। क्या है, जल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधे तौर पर संबंधित है। इसी धारणा को जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधे तौर पर संबंधित है। इसी धारणा को जैव ऑक्सीजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर देखेंगे कि जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जल में जैव निम्नीकरण या यौगिकों के ऑक्सीकरण हेतु खपत होने वाली कुल ऑक्सीजन की मात्रा का घोतक है। ठीक है, फिर देखिएगा कि जल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधे तौर पर संबंधित, इसी धारणा को जैव ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में जैव निम्नीकरण या यौगिकों के ऑक्सीकरण हेतु खपत होने वाली कुल ऑक्सीजन की मात्रा का घोतक है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार और प्रश्न को देखेंगे। देखें, कह रहा था कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के आमापन के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे का प्रश्न हमारा 2017 में जो लास्ट प्रश्न पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखें, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं। फिर देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में
कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा कह रहा है कि परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला सनस्तर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि निशेष तेल एवं गैस भंडार। तीसरा कह रहा है भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला सनस्तर, इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पढ़ेंगे कि निशेष तेल एवं गैस भंडार, यह भी हमारा सही दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो वह हम दोस्तों चुनेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। चलिए साथ ही में दोस्तों हम व्याख्या पढ़ेंगे। कह रहा है कि मानवीय कारणों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के भूमंडलीय तापन के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए उपरोक्त तीनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। क्या है? मानवीय कारणों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के भूमंडलीय तापन के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए उपरोक्त तीनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखेंगे 2016 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है व्याख्या इसकी हम। चलिए देखिएगा दोस्तों, कह रहा था प्रश्न, देखें यहाँ कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे दोस्तों हम लोग AQI भी कहते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमारा नहीं होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग CO भी कहते हैं, बिल्कुल होगा दोस्तों। फिर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि NO2 और क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा SO2, ठीक है। तो याद रखें, प्रश्न कह रहा था कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता। तो हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि इस संदर्भ में फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया दोस्तों वायुमंडलीय गैसों के रूप में हम इन्हें काउंट करते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड होगा। AQI की गणना करते समय इन गैसों को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को। इस पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, यानी कि यदि सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे तो 2, 3 और 4 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी जो हमारा दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को हम देखेंगे और फिर इसकी व्याख्या को भी हम देखेंगे। व्याख्या हमारा दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए थे, ठीक है। ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। फिर देखिएगा, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें व्याख्या क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 17 अक्टूबर 2014 को किया गया। क्या है? फिर देखिएगा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, यानी कि 17 अक्टूबर 2014 को किया गया, ठीक है। कह रहा है कि यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या है, एक बड़ी पहल है और यह एक संख्या 1
क्या है, यह एक संख्या, एक रंग, एक वर्णन यानी कि वन कलर, वन नंबर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। कह रहा है दोस्तों कि AQI को 6 श्रेणियों यानी कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली, पुअर, वेरी पुअर तथा सीवियर के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसमें दोस्तों याद रखें 8 प्रदूषणकारी गैसों जैसे कि PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 तथा PB की पहचान की गई है। ठीक है, याद रखें इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 17 अक्टूबर 2014 को किया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी पहल है दोस्तों। यह एक संख्या, एक रंग, एक वर्णन के रूप में कार्य करता है यानी कि वन कलर, वन नंबर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को दोस्तों 6 श्रेणियों में यानी कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसमें दोस्तों 8 प्रदूषणकारी गैसों जैसे कि PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 तथा PB की पहचान की गई है दोस्तों। ठीक है, यह है दोस्तों हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यह है दोस्तों हमारा क्या है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है दोस्तों ओजोन, अमोनिया तथा लेड की पहचान की गई है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और व्याख्या देखेंगे। AQI हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कह रहा है कि 17 अक्टूबर 2014 को किया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी पहल है और यह एक संख्या, एक रंग, एक वर्णन यानी कि वन कलर, वन नंबर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता। एयर क्वालिटी इंडेक्स को दोस्तों 6 श्रेणियों में याद रखें। गुड, फिर है दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री, फिर है दोस्तों मॉडरेटली, फिर है पुअर, फिर है वेरी पुअर, फिर है दोस्तों सीवियर के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसमें दोस्तों याद रखें 8 प्रदूषणकारी गैसों जैसे कि दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया तथा लेड की पहचान की गई है। ठीक है, एक दोस्तों पॉइंट याद रखें नोट कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया है। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए 2015 की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। 2015 में जो हमारे पर्यावरण, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिएगा, जो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक उसको देखें। कह रहा है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। तो पहला पॉइंट जो इस संदर्भ में कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में क्या है दोस्तों, प्रचुरोदो भवन यानी कि प्लोरीफिलेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि भौम जल, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का क्या है दोस्तों, निक्षालन या लीचिंग हो सकता है। फिर पढ़ेंगे कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में क्या है हमारा, प्लोरीफिलेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भौम जल या ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। तो इसमें नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन सी, केवल सेकंड और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों का मिट्टी में प्लोरीफिरेशन हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी। तीसरा कह रहा है भौम जल, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल सेकंड और थर्ड हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, व्याख्या इसकी देखिएगा। चलिए देखेंगे, कह रहा है हमारा पहला पॉइंट कि नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रचुरोदो भवन नहीं होता, अतः कथन एक हमारा गलत है। ठीक है, फिर देखिएगा कि नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रचुरोदो भवन नहीं होता, अतः कथन एक हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन उर्वरक विशेषकर दोस्तों अमोनियम आधारित नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रिफिकेशन क्रिया के कारण मृदा में H+ आयन छोड़ते, जिससे मृदा की अम्लीयता में दोस्तों क्या होती, वृद्धि हो जाती है, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि नाइट्रोजन उर्वरक विशेषकर दोस्तों अमोनियम आधारित नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रिफिकेशन क्रिया के कारण मृदा में H+ आयन छोड़ते, जिससे मृदा
की अम्लीयता में दोस्तों वृद्धि हो जाती, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- मुक्त करते हैं जो अस्थिर होता एवं पादपों के लिए तत्काल उपलब्ध होता। नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग एवं अधिक सिंचाई के कारण यह मुक्त नाइट्रेट पादपों की जड़ों से नीचे चला जाता एवं निक्षालित लीचिंग होकर भूमिगत जल को प्रभावित करता, अतः कथन 3 भी हमारा सही है। हम लोगों ने सही विकल्प मार्क किया था, विकल्प सी। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- मुक्त करते जो अस्थिर होता है एवं पादपों के लिए तत्काल उपलब्ध होता है। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग एवं अधिक सिंचाई के कारण यह मुक्त नाइट्रेट पादपों की जड़ों से नीचे चला जाता एवं निक्षालित होकर भूमिगत जल को प्रभावित करता है, अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों पॉइंट को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और ऑप्शन मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं है। ठीक है, चलिए 2014 में जो दोस्तों हमारे इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें 2014 में जो हमारे इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्री द्वारा दोस्तों मुक्त किए जाते हैं। पहला है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखें, सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा है दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा दोस्तों मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है हमारा कि सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा कह रहा है दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में क्या है दोस्तों सही दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कह रहा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखें दोस्तों, यह चारों ही प्रदूषक हमारे क्या हैं, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि इस्पात उद्योगों, स्वचालित वाहनों, कोयले तथा डीजल के रेल इंजनों, वायुयानों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन की दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा दोस्तों कणकीय पदार्थ जैसे राख, धूल, कालिक, जलवाष्प आदि उत्पन्न होते जो वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करते। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दोस्तों सिंटरिंग मशीनों, कोक आवेग तथा भट्टियों से दोस्तों सल्फर और नाइट्रोजन मुक्त होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक फिर से हम चलिए दोस्तों फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा व्याख्या इंपॉर्टेंट है कि इस्पात उद्योगों, स्वचालित वाहनों, कोयले तथा डीजल के रेल इंजनों, वायुयानों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन की दहन से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कणकीय पदार्थ जैसे राख, धूल, कालिक, जलवाष्प आदि उत्पन्न होते जो वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिंटरिंग मशीनों, कोक आवेग तथा भट्टियों से सल्फर और नाइट्रोजन मुक्त होते हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि इस्पात उद्योगों, स्वचालित वाहनों, कोयले तथा डीजल के रेल इंजनों, वायुयानों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन की दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कणकीय पदार्थ जैसे राख, धूल, कालिक, जलवाष्प आदि उत्पन्न होते जो वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिंटरिंग मशीनों, कोक आवेग तथा भट्टियों से सल्फर और नाइट्रोजन मुक्त होते हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2014 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर से। कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। ठीक है,
तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर क्या होगा दोस्तों, प्रवृत्त होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर क्या हो दोस्तों, प्रवृत्त होगा। दूसरा पॉइंट की विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। तीसरा कह रहा है कि सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियां अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। और चौथा कह रहा है कि अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा इस संदर्भ में सही है। यानी कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। और दूसरा दोस्तों की विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। ठीक है, जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियां अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, जबकि चौथा कह रहा है कि अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, तो यह भी पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। यह पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कि विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियां अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। और चौथा कह रहा है कि अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, तो यह भी पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया। चलिए, सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, जिनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम बढ़ेंगे व्याख्या की तरफ, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए व्याख्या देखेंगे। कह रहा है पहला पॉइंट दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने पर याद रखें विश्वतीय वर्षावनों के सवाना में परिवर्तित होने की संभावना बढ़ जाएगी। जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि हो जाएगी। पादपों के सड़ने एवं अपघटन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। अतः स्थलीय जैवमंडल कार्बन सिंक से नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अतः कथन एक हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिएगा कि वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने पर विश्वतीय वर्षावनों के दोस्तों सवाना में परिवर्तित होने की संभावना बढ़ जाएगी। जंगलों में दोस्तों आग की घटनाओं में वृद्धि होगी। पादपों के सड़ने एवं अपघटन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। अतः स्थलीय जैवमंडल कार्बन सिंक से नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अतः कथन एक हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पढ़ेंगे कि समुद्री ताप में वृद्धि के कारण दोस्तों कोरल उनके साथ सहजीविता में रहे जूजेंथिलियास शैवाल को निष्कासित करने लगते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण कोरल उनके साथ सहजीविता में रह रहे जूजेंथिलियास शैवाल को निष्कासित करने लगते हैं। ठीक है, चूंकि शैवाल विभिन्न रंगों के होते अतः प्रवाल भित्तियां रंगीन दिखाई। फिर देखेंगे, कह रहा है कि समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण कोरल उनके साथ सहजीविता में रह रहे जूजेंथिली शैवाल को निष्कासित करने लगते हैं। चूंकि शैवाल विभिन्न रंगों के होते अतः प्रवाल भित्तियां रंगीन दिखाई। ठीक है, फिर से देखेंगे, आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण कोरल उनके साथ सहजीविता में रह रहे जूजेंथिलिया शैवाल को निष्कासित करने लगते हैं। चूंकि शैवाल विभिन्न रंगों के होते अतः प्रवाल भित्तियां रंगीन दिखाई। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें व्याख्या दोस्तों जो दिया गया है वह कह रहा है अतः प्रवाल भित्तियां रंगीन दिखाई देती हैं, परंतु शैवाल को निष्कासित करने के कारण प्रवालों द्वारा बनाया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का ढेर बचा रह जाता है। अतः ये अब रंगहीन नजर आते। यह प्रक्रिया कोरल ब्लीचिंग कहलाती तथा शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाया गया भोजन भी अब प्रवालों को नहीं मिल पाता, जिस कारण प्रवाल मर्त्यता घटित होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या दिया गया है, व्याख्या हम देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा है कि समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण कोरल उनके साथ सहजीविता में रह रहे जूजेंथिलिया शैवाल को निष्कासित करने लगते हैं। चूंकि शैवाल विभिन्न रंगों के होते अतः दोस्तों याद रखें अतः प्रवाल भित्तियां रंगीन दिखाई देती हैं, परंतु शैवाल को निष्कासित करने के कारण प्रवालों द्वारा बनाया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का ढेर बचा रह जाता, अतः ये अब रंगहीन नजर आते हैं। यह प्रक्रिया कोरल ब्लीचिंग कहलाती है तथा शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाया गया भोजन भी अब प्रवालों को नहीं मिल पाता है, जिस कारण प्रवाल मर्त्यता घटित होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से आर्द्र भूमियों में कमी अवश्य आएगी,
किंतु उनके अस्थायी रूप से लुप्त हो जाने की संभावना नहीं है, अतः कथन 3 हमारा गलत है। फिर देखिएगा कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स में कमी अवश्य आएगी, किंतु उनके अस्थायी रूप से लुप्त हो जाने की संभावना नहीं है, अतः कथन 3 हमारा गलत है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे, लेकिन शीत कटिबंधों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से नई कृषि योग्य भूमि उत्पन्न होगी जहां अनाज उगाया जा सकेगा, अतः कथन 4 भी हमारा गलत है। फिर देखिएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे, लेकिन शीत कटिबंधों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से नई कृषि योग्य भूमि उत्पन्न होगी जहां अनाज उगाया जा सकेगा, अतः कथन 4 हमारा बिल्कुल गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, 2014 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हमारे, इसलिए देखेंगे तीसरा प्रश्न जो 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है कि विभिन्न उत्पादों के निर्माण में, ठीक है ध्यानपूर्वक देखें, चलिए देखिए, कह रहा है कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। फिर देखिएगा कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। तो पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को क्या दोस्तों विमोचित कर सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों। इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी मार्क करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। फिर से प्रश्न को हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। पहला पॉइंट कह रहा है कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, देखें कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों कि वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट जो कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा नैनो पदार्थ या नैनो कण, ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संरचनात्मक घटक दोस्तों 100 नैनोमीटर से कम आयाम रखते हैं। ठीक है, नैनो पदार्थ एक आयामी से लेकर बहुआयामी तक बनाए सकते। 2 आयामी नैनो पदार्थों में नैनो तार, अजैविक नैनो ट्यूब आदि शामिल हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि नैनो पदार्थ या नैनो कण दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संरचनात्मक घटक 100 नैनोमीटर से कम आयाम रखते। नैनो पदार्थ एक आयामी से लेकर बहुआयामी तक बनाए जा सकते। 2 आयामी नैनो पदार्थों में नैनो तार, अजैविक नैनो ट्यूब आदि शामिल हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकृति में भी व्यापक रूप में पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों फोटो रासायनिक तथा ज्वालामुखी क्रियाशीलता के उत्पादों के रूप में या पौधे शैवालों द्वारा निर्मित उत्पादों के रूप में। इन नैनो कणों का प्रयोग विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फिर देखिएगा कि प्रकृति में भी व्यापक रूप में पाए जाते हैं, जैसे फोटो रासायनिक तथा ज्वालामुखी क्रियाशीलता के उत्पादों के रूप में या पौधे शैवालों द्वारा निर्मित उत्पादों के रूप में। इन नैनो कणों का प्रयोग दोस्तों विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंटों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन नैनो कणों के कुछ प्रमुख दोष हमारे निम्न है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इनका जैव निम्नीकरण दोस्तों नहीं
नहीं होता, इसलिए ये पर्यावरण में संचित हो सकते तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे, इनका जैव निम्नीकरण नहीं होता, इसलिए ये पर्यावरण में संचित हो सकते तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि ये नैनोकण खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिर देखिएगा, ये नैनोकण खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला देखिए, मुक्त मूलकों के उत्पादन को दोस्तों उत्प्रेरित यानी कि ट्रिगर हमारे करते हैं। फिर देखिएगा, मुक्त मूलकों के उत्पादन को उत्प्रेरित यानी कि ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि कुछ नैनोकण सांस द्वारा भीतर लेने पर फेफड़ों के संवेदनशील ऊतकों को क्षति पहुंचाते और दीर्घकालीन सांस संबंधी रोग हमारे उत्पन्न करते हैं। फिर पढ़ेंगे कि कुछ नैनोकण सांस द्वारा भीतर लेने पर फेफड़ों के संवेदनशील ऊतकों को क्षति पहुंचाते और दीर्घकालीन सांस संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की भी इसकी कुछ व्याख्या दी गई है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है हमारा कि नैनोकणों की अत्यधिक रासायनिक सक्रियता के कारण वे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कणों यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल्स को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे, कह रहा है कि इन प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कणों की उत्पत्ति नैनोटॉक्सिलॉजी का एक प्रमुख कारण है। कह रहा है कि इसे ऑक्सीडेटिव तनाव यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रोटीन, डीएनए, कोशिका झिल्ली आदि के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि नैनोकणों की अत्यधिक रासायनिक सक्रियता के कारण वे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कणों यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल्स को उत्पन्न करते हैं। इन प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कणों की उत्पत्ति नैनोटॉक्सिलॉजी का एक प्रमुख कारण है। इससे दोस्तों हमारा ऑक्सीडेटिव तनाव, जिसे हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं, सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन भी होता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखें कि प्रोटीन, डीएनए, कोशिका झिल्ली आदि के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट चल रहा था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, यानी कि दोस्तों पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। चलिए बढ़ेंगे 2013 के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, 2023 से लेकर 2011 के प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम पूर्व वर्षों के सारे प्रश्न जो 2023 से लेकर 2011 तक पूछे गए हैं उनको हम कवर कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे 2013 का प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न कई बार दोस्तों पूछे गए हैं, इसलिए देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों आर्सेनिक, दूसरा कह रहा है दोस्तों सार्बिटाल, तीसरा कह रहा है फ्लोराइड, चौथा कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा कह रहा है यूरेनियम। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों आर्सेनिक, तीसरा है दोस्तों फ्लोराइड और पांचवा है दोस्तों यूरेनियम, जबकि सार्बिटाल और फॉर्मेल्डिहाइड इस संदर्भ में हमारे गलत दिए गए हैं। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में यानी कि पॉल्यूटेंट के रूप में पाए जाते। तो पहला कह रहा है दोस्तों आर्सेनिक, दूसरा कह रहा है सार्बिटाल, तीसरा कह रहा है फ्लोराइड, चौथा कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा कह रहा है यूरेनियम। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह है फर्स्ट, यानी कि आर्सेनिक, थर्ड होगा फ्लोराइड, पांचवा होगा यूरेनियम, जबकि सार्बिटाल और फॉर्मेल्डिहाइड हमारे क्या है दोस्तों भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में नहीं पाए जाते, जबकि आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि भारत के कुछ भागों में पीने में जल के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जबकि सार्बिटाल और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं पाए जाते। व्याख्या देखें। पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि भारत में 10 राज्यों का भूजल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया, जबकि 20 राज्यों का भूजल फ्लोराइड से प्रभावित है। फिर देखें कि भारत में 10 राज्यों का भूजल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया, जबकि 20 राज्यों में भूजल फ्लोराइड से प्रभावित है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत में 10 राज्यों का भूजल आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया, जबकि 20 राज्यों का भूजल फ्लोराइड से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि दक्षिण पंजाब के कुछ जिलों में दोस्तों भूजल में यूरेनियम एवं अन्य भारी धातुओं की अधिकता पाई गई है। क्या है, फिर देखिएगा कि भारत में 10 राज्यों का भूजल दोस्तों आर्सेनिक से प्रभावित पाया गया, जबकि 20 राज्यों का भूजल हमारा फ्लोराइड से प्रभावित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दक्षिण पंजाब के कुछ जिलों में दोस्तों याद रखें भूजल में यूरेनियम एवं अन्य भारी धातुओं की अधिकता पाई गई है। फिर देखिएगा कि दक्षिण पंजाब के कुछ जिलों में भूजल में यूरेनियम एवं अन्य भारी धातुओं की अधिकता पाई गई है। ठीक है,
प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। पहला कह रहा है आर्सेनिक, दूसरा कह रहा है सार्बिटाल, तीसरा कह रहा है फ्लोराइड, चौथा कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, पांचवा कह रहा है यूरेनियम। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि दोस्तों हमारा आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चले। चले आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा था दोस्तों, देखेंगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में जिन प्रदूषकों को दोस्तों पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है उनमें दोस्तों लवणता, फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुएं जैसे कि दोस्तों पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि प्रमुख हैं। बोर्ड ने दोस्तों सार्बिटाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को भारत में पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि दोस्तों सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत में जिन प्रदूषकों को दोस्तों पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है उनमें दोस्तों लवणता, फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुओं में आते हैं दोस्तों हमारे पारा, यूरेनियम, कैडमियम आदि प्रमुख हैं। बोर्ड ने दोस्तों याद रखें कि सार्बिटाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को भारत में पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए यहां क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण क्या है, फिर से देखेंगे। कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, देखें। कह रहा दोस्तों कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से हमारे ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों बेरिलियम, दूसरा कह रहा है हमारा कैडमियम, तीसरा कह रहा है क्रोमियम, चौथा कह रहा है हेप्टाक्लोर, पांचवा कह रहा है पारद, छठा कह रहा है सीसा और सातवां कह रहा है दोस्तों हमारा प्लूटोनियम। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, एक बार और पढ़ेंगे कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे कि बेरिलियम, दूसरा कह रहा है कैडमियम, तीसरा कह रहा है क्रोमियम, चौथा कह रहा है हेप्टाक्लोर, पांचवा कह रहा है दोस्तों पारद, छठा कह रहा है सीसा और सातवां कह रहा है प्लूटोनियम। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए पहला जो दिया गया है दोस्तों बेरिलियम हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों जो दिया गया है हमारा कैडमियम, यह भी हमारा दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा जो कह रहा है दोस्तों क्रोमियम, यह भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चौथा हमारा इस संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों, जबकि पांचवा जो कह रहा है पारद, यह भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। और जो कह रहा है दोस्तों छठा हमारा सीसा, यह भी इस संदर्भ में सही दिया गया है। यानी कि दोस्तों हमारे चौथे और सातवें पॉइंट जो दिए गए हैं हेप्टाक्लोर और प्लूटोनियम, यह हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं, जबकि बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट में दोस्तों निर्मुक्त होते हैं। तो हम लोगों ने मार्क किया, पहला बेरिलियम बिल्कुल सही है, दूसरा हमारा कैडमियम बिल्कुल सही है, तीसरा हमारा क्रोमियम बिल्कुल सही है दोस्तों, जबकि हेप्टाक्लोर गलत दिया गया है, पांचवा हमारा पारद भी होगा, छठा हमारा सीसा होगा, जबकि प्लूटोनियम भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, जबकि फोर्थ और सेवंथ पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, कह रहा है हमारा पहला पॉइंट जो इस संदर्भ में उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं उनके पुर्जों के अव्यवस्थित निपटान से बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा आदि ई अपशिष्ट के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक बार और पढ़ेंगे।
कह रहा है कि पुराने इलेक्ट्रिक सामान एवं उनके पुर्जों के अव्यवस्थित निपटान से बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा आदि ई अपशिष्ट के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि हेप्टाक्लोर क्या है दोस्तों, एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग हम कृषि क्षेत्र में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका प्रयोग दोस्तों परमाणु रिएक्टर, परमाणु हथियारों आदि में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं उनके पुर्जों के अव्यवस्थित निपटान से बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा आदि ई अपशिष्ट के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका प्रयोग दोस्तों परमाणु रिएक्टर, परमाणु हथियारों आदि में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2013 में जो हमारे पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ दिए गए हैं, उसमें वो हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखें, कह रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, फिर देखेंगे, कह रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि दोस्तों क्या है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था हमारा क्या है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं। कह रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण दोस्तों सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SOX एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NOx तथा फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, मुख्यतः दोस्तों जीवाश्म ईंधन के दहन एवं तेल परिशोधनशालाओं से निकलने वाली ये गैसें जब वायुमंडल में पहुंचकर जल एवं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर पहुंचते, इसे दोस्तों हमारा क्या है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि अम्ल वर्षा का कारण दोस्तों सल्फर के ऑक्साइड जिसे हम लोग SOX एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx तथा फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के दहन एवं तेल परिशोधनशालाओं से निकलने वाली ये गैसें जब वायुमंडल में पहुंचकर जल एवं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर पहुंचते हैं और इसे हम लोग दोस्तों अम्ल वर्षा कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न पूछ रहा था कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती, तो याद रखें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2023 से लेकर 2011 तक के पूर्व वर्ष के प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।